चलिए आज कुछ इर्रेशनल नंबर्स के बारे में समझते हैं। हमने अभी तक क्या-क्या देखा था कि इर्रेशनल नंबर, है ना? ये क्या होता है इर्रेशनल नंबर? इर्रेशनल नंबर जो नंबर हम p बाय q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना? और यहाँ से देखो ये जो इर्रेशनल है, देखो यहाँ पे एक वर्ड आता है रेशियो, है ना? रेशियो क्या होता था कि किसी दो नंबर्स का, है ना, डिवीजन। जैसे कि मान लो 1:2 2 है, इसका मतलब क्या है 1/2, है ना, 1/, है ना? तो जो नंबर्स हम रेशियो के फॉर्म में नहीं लिख सकते उसको क्या बोलते हैं इर्रेशनल। और रैशनल जो नंबर होता है, जो नंबर, है ना, रेशियो के फॉर्म में जो एक्सप्रेस कर सकते हैं, रेशियोनल कहते हैं, है ना? तभी यहाँ पे देखो एक वर्ड आया है रेशियो, दिख रहा है यहाँ पे। हाँ, तो हम रेशनल नंबर को क्या कर सकते हैं p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कोई भी नंबर उठा के देख लो जो भी हमें पता था, जैसे कि 1, है ना? 1 को कैसे लिख सकता हूँ? 1/1 लिख सकता हूँ, है ना? या फिर 2/2 लिख सकता हूँ, या तो 3/3 लिख सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.4 जो है इसको लिख सकता हूँ 14/2 लिख सकता हूँ, 10 लिख सकता हूँ, नहीं तो इसको मैं कैंसिल करके 7/5 भी लिख सकता हूँ। हालाँकि इसके और भी तरीके हैं लिखने के लिए, जैसे 7 का मान लो 21 लिख दिया और मैंने 15 लिख दिया, है ना? जो लाइक रेशियोज़ होते थे ना, हम जो बचपन में निकालते थे वो, ठीक है? तो कोई भी तुम अगर नंबर उठा के देख लो, उसको हम रेशियो के अगर फॉर्म में लिख सकते हैं, तो वो हो जाएगा रैशनल। लेकिन अगर हम इर्रेशनल की बात करें, है ना? इर्रेशनल यानी कि उस नंबर को रेशियो के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। जैसे √2, है ना? √2 मतलब क्या हो गया? 2 टू द पावर हाफ, है ना? रूट का मतलब पावर हाफ होता है। और 3 टू द पावर हाफ √3, है ना? तो ये भी तुम्हारा 3 टू द पावर हाफ होगा। हाँ, हालाँकि स्क्वायर रूट ही नहीं, बल्कि अगर मान लो कल को अगर तुम्हें क्यूबिक रूट भी आ जाए, है ना? तो भी वो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1/3 आ जाएगा। और इन सब को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं इर्रेशनल नंबर। यानी कि अगर सपोज़ मान लो कि कोई भी नंबर जो ऐसे इस फॉर्म में है ना? इस जैसे कि मान लो x टू द पावर 1/n के फॉर्म में हो, और वो कोई और इसका जो वैल्यू जो है, हम अगर हम पॉइंट्स में या फिर डेसिमल्स में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल पाए, है ना? तो वो ज़्यादातर क्या होगा, इर्रेशनल होगा। लेकिन हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर मान लो कि 4 टू द पावर, है ना, हाफ हो गया, ये फिर इरेशनल नहीं है। हाँ, क्योंकि क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, 2 ही होने वाला है। ठीक है? तो ध्यान रहना कि ऐसा नंबर जैसे मान लो 10 टू द पावर 1/7, है ना? ये क्या हो जाएगा, इसका एग्जैक्ट वैल्यू जो डेसिमल्स में 1 पॉइंट समथिंग करके, है ना, उसको p/q के फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे, तो हम उसको क्या कह देंगे, इरेशनल। ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ कि जैसे अगर मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तुम्हें कहूँ ये √2 का वैल्यू क्या होता है, तो तुम देखना इसमें ना कोई रिपीटिंग पैटर्न नहीं बनता है। अगर मैं कैलकुलेटर अगर मैं चेक करूँ और अगर √2 का एग्जैक्ट वैल्यू निकालो, है ना? तो एक सेकंड रुकिएगा, मैं बताता हूँ। √2 वैल्यू, है ना? √2 का वैल्यू देखो, अगर तुम कहो देखोगे तो 1.414 तो है ना? लेकिन फिर वो आ जाता है, 2 आ जाता है, 1 आ जाता है, 3 आ जाता है, 5, 6, 2, 3, 7, ठीक है? तो बेसिकली क्या होता है कि ना एक प्रिडिक्टेबल नंबर नहीं बन पाता एंड मतलब, और ये चलता जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर मान लो जैसे 1/3 है ना? 1/3 को कैसे लिख सकते थे तुम लोग? 1/3 लिख सकता है कि 0.333। और देखो इसमें क्या होता है कि पैटर्न प्रेडिक्शन हो जाता है। अगर 1/7 की अगर बात करोगे तो 0.14, है ना, 2857, और फिर से 142857 हो जाता है। ठीक है? तो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है 142857, 142857 ऐसा दिखता है। लेकिन अगर रूट के केस में क्या हो जाता है, जो इरेशनल नंबर होता है उसमें एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं बनता, चाहे तुम इसमें हज़ारों नंबर के पीछे भी चले जाओ, है ना, लाखों नंबर के पीछे भी चले जाओ, तो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न जो है वो बन नहीं पाता है। रूट √2, √3, है ना, 10 टू द पावर 1/7, इन सब के केसेस में।
तो जहाँ पे प्रेडिक्टेबल पैटर्न देखो प्रेडिक्टेबल पैटर्न बनता है ना? तो वहाँ पे प्रेडिक्टेबल पैटर्न बनेगा तो वो रेशनल हो जाएगा, इवन दो ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है ना? ये देखो 3 3 3 3 ये इन्फिनाइटली जाता रहेगा, लेकिन फिर भी क्या हुआ, प्रेडिक्टेबल पैटर्न बना। लेकिन देखो ये भी इन्फिनाइटली जा रहा है, लेकिन इसमें कोई प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं बना, ठीक है? और जब प्रेडिक्टेबल पैटर्न नहीं बनता है तो तुम उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। आई होप इतना समझ में आ गया होगा बात। दूसरा हम देखते हैं कि अगर दो इर्रेशनल नंबर है, स्क्वायर रूट ऑफ ए और स्क्वायर रूट ऑफ बी, ठीक है? अगर इनके बीच में कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस करते हैं, जैसे मान लो कि स्क्वायर रूट ऑफ ए और ये जो दोनों इरेशनल है मान के चलते हैं, जैसे मान के चलेंगे कि दोनों क्या है, इरेशनल है, दोनों ही क्या है, इरेशनल है। और जब दोनों इरेशनल नंबर हो और उन दोनों के बीच में अगर एडिशन हो तो वो नंबर दोबारा से तुम्हारा क्या बनेगा, इरेशनल ही बनेगा, ठीक है? लेकिन अगर मान लो कि इन दोनों के बीच में सब्सट्रैक्शन होता है, अगर सब्सट्रैक्शन होता है तो भी इरेशनल ही होगा, यानी कि क्लास पे वो क्लोजर प्रॉपर्टी ही देता है, मतलब जो है वही दोबारा से होगा। जैसे कि इरेशनल इरेशनल है तो फिर उसका जो रिजल्ट है वो भी इरेशनल ही होगा। लेकिन अगर मान के चलो कि उन दोनों के बीच में है ना, उन दोनों के बीच में अगर प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट, तो अगर प्रोडक्ट होगा तो ये कहना नॉट पॉसिबल है, ये कहना नॉट पॉसिबल है, कुछ भी हो सकता है, नॉट पॉसिबल है, ठीक है, नॉट पॉसिबल है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि रूट टू है ना, और फिर रूट टू, इन दोनों के बीच में जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक रेशनल नंबर दे रहा है, लेकिन रूट टू और रूट थ्री का जो मल्टीप्लिकेशन है वो एक इरेशनल नंबर ही दे रहा है। तो इस केस में क्या है, रेशनल है, इस केस में क्या है, रेशनल है, और इस केस में क्या है, इरेशनल है। तो ये बताना नॉट पॉसिबल है, डिपेंड करेगा, है ना? सो बोथ द वैल्यूज आर हियर पॉसिबल। और वही बात अगर रूट ए और अगर रूट बी की भी बात करूँ, है ना, डिवीजन का भी बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, नॉट पॉसिबल होगा, नॉट पॉसिबल होगा टू प्रेडिक्ट। फॉर एग्जांपल रूट थ्री डिवाइडेड बाय रूट टू जो है ना, ये क्या हो जाएगा, रूट थ्री डिवाइड बाई रूट टू, ये हो जाएगा रूट थ्री बाई टू, और ये खुद क्या है, इरेशनल है ना? लेकिन अगर मान लो रूट एट है और डिवाइडेड बाय रूट टू है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, टू आ जाएगा, जो कि रेशनल है ना? तो अगर एडिशन और सब्सट्रैक्शन है तो डेफिनेटली इरेशनल होने वाला है, और फिर अगर मल्टीप्लिकेशन है तो फिर कह नहीं सकता, नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट, बोथ ऑफ द वैल्यूज आर पॉसिबल, ठीक है? आई होप ये समझ में आया। चलो एक और चीज़ देखते हैं, अगर हम नंबर जो है अगर एक इरेशनल है और एक रेशनल है, तो अगर एक इरेशनल और एक रेशनल है तो उस केस में क्या होगा, मल्टी एडिशन जो है हमेशा इरेशनल ही आएगा, और अगर सब्सट्रैक्शन है चाहे बी माइनस ए या फिर ए माइनस रूट ए माइनस बी या फिर बी माइनस रूट ए, दोनों का केस में ही वो दोबारा से इरेशनल हो। मल्टीप्लिकेशन के केस में भी क्या होगा, वो इरेशनल होगा, और फिर डिवीजन के केस में भी रूट ए डिवाइड बाई बी या बी डिवाइड बाई रूट ए, इस केस में भी क्या होगा, इरेशनल होगा। तो रेशनल और इरेशनल के बीच में जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन वो करो, जो भी मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, तो सभी के केस में क्या होगा, वो इरेशनल देगा। लेकिन अगर दोनों ही इरेशनल हैं तो कुछ कुछ केस में इरेशनल होगा, जैसे इन दोनों के केस में हुआ, और कुछ कुछ केस में वो रेशनल और इरेशनल दोनों ही बन सकता है, ठीक है? तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या करेंगे,
जो स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, फिर स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, उन सब का प्रॉपर्टीज़ को हम उन सब को हम क्या प्रूफ करेंगे कि इर्रेशनल है, इन सब का प्रूफ आएगा। ठीक है? चलिए, इर्रेशनल नंबर के बारे में थोड़ा आइडिया हो गया है, उसका प्रॉपर्टीज़ वगैरह उसके बारे में। तो चलिए अब हम देखते हैं थ्योरम नंबर 1.2 जो हमारे बुक में है। वो क्या कहता है कि लेट p बी ए प्राइम नंबर, यानी कि p कोई प्राइम नंबर है, इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि p किसको डिवाइड करता है, ए स्क्वायर को। एग्जाम्पल के तौर पे 6 का जो स्क्वायर जो है ना, इसको कौन डिवाइड करता है? फॉर एग्जाम्पल कोई एक प्राइम नंबर मान लो 2, ठीक है? हाँ, तो ये क्या कह रहा है कि देन p डिवाइड्स, देन वही p, इस केस में हमारे इस केस में क्या है 2, यही 2 उस a को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, उस a को भी डिवाइड करेगा, और a इसे पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है तो फिर समझते हैं क्या बोल रहा है कि लेट p बी अ प्राइम नंबर, कोई p है जो एक प्राइम नंबर है। हाँ, हमारे केस में ये क्या है 2 है, चाहो तो 3 भी ले सकते थे। तो इज़ अ प्राइम नंबर इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि कोई एक नंबर है 6 का स्क्वायर, हाँ उसको डिवाइड करता है। तो अगर p उस 6 को स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वही p उस 6 को डिवाइड करेगा। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन है, देखिएगा कि p बी ए प्राइम नंबर, यानी कि p ज़रूरी है कि हमारा जो नंबर हमने लिया है ये प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जांपल देखो, अगर प्राइम नंबर नहीं लेता है, फॉर एग्जांपल 6 का स्क्वायर जो है वो 36 है, वो हमारा 4 जो है उसको डिवाइड करता है, और हमारा 4 प्राइम नहीं है। तो क्या 6 को 4 डिवाइड करता है? नहीं करता है ना? ये नंबर उसके स्क्वायर को डिवाइड करेगा, लेकिन ये जो खुद उसके नंबर को डिवाइड नहीं करेगा। इसीलिए हमेशा जो हमारा नंबर जो है वो एक प्राइम लेना ज़रूरी है। तो अगर प्राइम लोगे, फॉर एग्जांपल एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 का स्क्वायर को कौन डिवाइड करता है? 3 डिवाइड करता है ना? 12 3 या 36 होता है, लेकिन वही 3 भी उस 6 को डिवाइड करता है। तो हमारा कंडीशन क्या है, जो नंबर ले रहा है p, वो उसका क्राइटेरिया क्या है? उसका क्राइटेरिया ये है कि वो एक प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हमने इससे पहले वाले एक्सरसाइज में हमने ये देखा था कि कोई भी एक नंबर है उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते थे, है ना? ये हम एक आइडिया ले चुके हैं अभी, है ना? तो लेट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ ए बी गिवन बाय, है ना, ए इज इक्वल टू p1 p2 p3 p4 एंड pn, कोई n नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर 60 की अगर मैं बात करूँ तो 2 इंटू 2 इंटू 4, फिर उसके बाद 2, फिर इसके बाद 3, है ना, 2 2 4 40 12 2 2 3 5, है ना? तो ये सारा उसका क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। तो यहाँ पे ए जो है उसके प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, p1 p2 p3 और n नंबर्स। यहाँ पे कितने नंबर्स है, 4 नंबर्स है। और यहाँ बोला भी है देखो कि p1 p2 pn जो है सारे प्राइम्स है और डिस्टिंक्ट हो ज़रूरी नहीं। जैसे कि यहाँ पे देखो 60 के प्राइम 4 फैक्टराइजेशन है, यहाँ पे n है, और उन सब में देखो ये 2 2 रिपीट भी हो रहा है, वो डिस्टिंक्ट नहीं भी होने से होगा। डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग, यहाँ पे देखो 2 और 2 तो अलग नहीं है ना? 3 और 5 है, लेकिन 2 और 2 अलग नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ए का स्क्वायर जो है वो बेसिकली क्या है, ए इंटू ए है ना? ये जो है तुम्हारा ये पूरा नंबर जो है ना, ये क्या है, ए है, और ये क्या है तुम्हारा, ये होगा तुम्हारा ए, है ना? तो ए स्क्वायर क्या है, ए इंटू ए है। तो यानी कि ए का मतलब ए का प्राइम फैक्टराइजेशन तो हमारा p1 p2 p3 p4 और pn है, इंटू p1 p2 p3 p4 pn है। ठीक है, तो यानी कि देखो ये सारा का सारा नंबर्स p1 से लेकर pn तक, फिर से p1 से लेकर pn तक, ये सब क्या है, उसके प्राइम फैक्टर्स है, किसके, ए स्क्वायर के। और ए क्या है हमारा, ए का प्राइम फैक्टर्स खुद p1 से लेकर pn तक। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे हमने अगर 60 को 2235 लिया है, तो हमें पता है कि 60 का जो स्क्वायर जो है वो 2 2 3 5 है ना? ये तो एक 60 का होगा, दूसरा 60 का क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 होगा, है ना? तो अभी देखो ये बोल रहा है कि इफ़ p डिवाइड्स ए स्क्वायर, यानी कि p डिवाइड्स ए स्क्वायर का मतलब क्या है कि ये जो p जो है इन्हीं में से कोई प्राइम फैक्टर्स होगा। जैसे कि मान लो 60 को, है ना, 60 स्क्वायर को ये 2 डिवाइड करेगा,
ये 2 भी डिवाइड करेगा, ये 3 भी डिवाइड करेगा, तभी तो होगा ना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो 60 का स्क्वायर कितना है, 3600 है ना। 3600 को तुम इस 2 से भी डिवाइड कर पाओगे, इस 2 से भी डिवाइड कर पाओगे, इस 3 से भी डिवाइड कर पाओगे, इनफैक्ट इस 5 से भी डिवाइड कर पाओगे, तभी वो फैक्टर्स कहलाया जाता है ना। तो यानी कि अगर ए स्क्वायर को अगर पी डिवाइड करता है, यानी कि वो पी इन्हीं में से कोई एक नंबर होगा, या तो P1 होगा या तो P2 होगा, कोई एक n होगा, है ना। तो यानी कि इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम P1 टू लेकर Pn, है ना। और हमें पता है कि अगर और कोई भी यहाँ से एक प्राइम होगा तो इसका मतलब क्या है, ये सारा का सारा प्राइम तो हमारे ए में भी था, है कि नहीं। तो इफ P डिवाइड्स ए स्क्वायर देन P मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम्स फ्रॉम P1 टू Pn, है ना। Therefore by fundamental theorem of arithmetic P also divides a square। अब देखो यहाँ पे मैंने एक वर्ड यूज़ किया है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक क्या कह रहा था कि हमने ये फैक्टराइजेशन में देखा था कि कोई भी एक नंबर को हम उसको तोड़ सकते हैं, यानी कि हम उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, और वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक टू दैट नंबर होगा। ऐसा कोई प्राइम नहीं है जिसका अलग कोई और दूसरा कॉम्बिनेशन का प्राइम्स 60 दे सके। यानी कि अगर मुझे 60 चाहिए तो मुझे प्राइम नंबर ये 2 जो है 2 बार लेना पड़ेगा, 3 एक बार और 5 एक बार लेना ही पड़ेगा, और कोई नंबर का कॉम्बिनेशन या फिर कोई और प्राइम से वो 60 नहीं बन सकता। तो यही कह रहा है कि अगर ए स्क्वायर को पी डिवाइड करता है, यानी कि पी इन्हीं में से कोई एक होगा, या तो P1 होगा या तो P2 होगा या Pn होगा, और ये भी P1 से लेकर Pn तक ही है। तो यानी कि इन्हीं में से कोई होगा, और ये सब तो हमारे ए में भी था, और अगर ए में था तो इन्हीं में से कोई होगा वो P, और वो P उस ए को भी डिवाइड करता है ना। यही हमारा थ्योरम नंबर 1.2 है। और इसी के फाउंडेशन से अभी हम कुछ और एग्जांपल्स, जैसे कि √3 जो है वो प्राइम है या फिर √2 प्राइम है, ये सब हम प्रूफ करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, ये वन ऑफ द वेरी पॉपुलर एग्जांपल है, या फिर कहो तो क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आने वाला है वो यही सबसे ही आता है कि मतलब प्रूफ करो कि √2 इज़ इरेशनल, या फिर √3, या फिर कुछ और एग्जांपल्स मैं तुम्हें बताऊंगा अभी, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर एग्जांपल है कि प्रूफ दैट √2 इज़ इरेशनल, ये हम बाय कॉन्ट्राडिक्शन प्रूफ करेंगे, ठीक है। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, देखो मैथ्स में बहुत तरह का प्रूफ होता है, जैसे प्रूफ बाय कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, फिर प्रूफ बाय इंडक्शन हो गया, फिर डायरेक्ट प्रूफ हो गया, तो बहुत सारा का प्रूफ होता है। तो ये वन ऑफ द प्रूफ है जहाँ पे हम कॉन्ट्राडिक्शन से, यानी कि किसी चीज़ को हम कॉन्ट्राडिक्ट करके, जैसे कि अगर हम मान लो अगर हमें ये प्रूफ करना है कि कोई चोर है, तो हम पहले ये कहेंगे कि वो चोर नहीं है, एंड देन जैसे ही कुछ चीज़ें उसके बारे में इस्टेब्लिश हो जाएगी कि मतलब हाँ उसकी हरकतें ये सब वगैरह, तो हम कहेंगे कि अच्छा ये तो चोर है ना, वैसा टाइप का। तो यहाँ पे देखो हमें प्रूव करना है कि √2 जो है इरेशनल है, इसलिए हम क्या करेंगे, पहले मानेंगे कि लेट अस एज्यूम दैट √2 इज़ रैशनल, ठीक है। चलो, अब क्योंकि ये रैशनल है तो क्या होगा, √2 कैन बी एक्सप्रेस एज ए रेशियो ऑफ को प्राइम्स, ठीक है। अब तुम्हें को प्राइम्स का आइडिया तो होगा, लास्ट एक्सरसाइज जो एक्सरसाइज नंबर 1.1 से पहले जो किया था उसमें, है ना। तो को प्राइम्स यानी को प्राइम्स कौन से नंबर होते हैं, ये वो दो नंबर्स होते हैं जिसके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। जैसे मान लो अगर 14/7 भी होता ना, तो क्या 14 मान लो 10 भी अगर होता ना, तो सिंप्लीफाई करके वो 7/5 रख देता है। यानी कि बेसिकली हम ये कह रहा है कि कोई अगर नंबर √2 को हम किसी दो नंबर्स के रेशियो में लिख रहा है, तो हम उसको सिंप्लीफाई करके ऐसे नंबर लिख रहे हैं जिसका कोई कॉमन फैक्टर, यानी कि और ये डिविजिबल नहीं होगा। को प्राइम रखने का यही रीज़न है कि वो और डिविजिबल नहीं है। जैसे कि यानो जैसे कि 14 और 10 जो है वो को प्राइम नहीं है, क्योंकि उसके बीच में 2 का फैक्टर जो है वो कॉमन है। लेकिन 7/5 तो को प्राइम है ना, क्योंकि ये 7/5 और रिड्यूसेबल नहीं है। ठीक उसी तरह से √2 जो है हमने a/b मान लिया, क्योंकि अगर हमने माना कि रैशनल है तो यानी कि वो a/b के फॉर्म में रख सकते हैं, और b नॉट इक्वल टू एन a एंड b आर को प्राइम्स, है ना। फिर हम क्या करेंगे, देखो हमने यहाँ पे एक सिंपल एक मैथ्स का जो प्रॉपर्टी लगाया है कि मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, यानी कि a जो है वो √2 टाइम्स b है। अब जैसे ही हम a को √2 टाइम्स b करेंगे, फिर उसके बाद देखो स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, ठीक है। साथ ही साथ हम इसको इक्वेशन नंबर 1 भी बोल देंगे। अब देखो यहाँ पे अभी हम इससे पहले जो हमने प्रूफ किया था ना, वो वाला इस्तेमाल करेंगे कि इफ़ a स्क्वायर, देखो a स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, है ना।
तो अगर ए स्क्वायर का अगर 2 और बी स्क्वायर एक है, तो यानी कि ए स्क्वायर को 2 डिवाइड कर सकते हैं, है ना? ठीक यही एग्जांपल जो हमने यहाँ पे समझा था, है ना? ये वाला एग्जांपल जो हमने समझा था, वही, ठीक है? तो यानी कि ए स्क्वायर को हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है? ए स्क्वायर हैज़ और 2 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब क्या, ए स्क्वायर के अंदर एक 2 एक फैक्टर है ना? दैट इज़ ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाय 2, है ना? तो यहाँ से हमें पता चल गया अगर ए स्क्वायर जो है वो 2 से डिवाइड कर सकता है, यानी कि ए जो है वो ए को भी डिवाइड कर पाएगा 2 से, है ना? हमने ये पहले भी देखा, थ्योरम नंबर 1.2 का ये वो है ना, एप्लीकेशन है। तो यानी कि ए इज़ डिविजिबल बाय 2, है ना? ये लिख सकते हैं। और जैसे अगर अगर ए जो है वो 2 से डिविजिबल है, तो यानी कि ए को जब 2 से डिवाइड करूँगा तो कोई एक हमें इंटीजर मिलने वाला है, सम इंटीजर। तो यानी कि हम इसको दोबारा से क्रॉस करके ए इज इक्वल टू ट्वाइस सी कर देंगे यहाँ पे, है ना? और जब ए इक्वल टू ट्वाइस सी को हम इस इक्वेशन नंबर 1 में कौन सा ए स्क्वायर इक्वल टू 2 बी स्क्वायर में रखेंगे, तो देखना ए की जगह पे हम 2 सी रखेंगे, यहाँ पे ए की जगह पे 2 सी रखेंगे, 2 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर, यानी कि 4 सी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 बी स्क्वायर। इसको थोड़ा और सिंप्लीफिकेशन करके अगर लिखेंगे, देखना यहाँ पे 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो फिर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर मिलेगा, है ना? यानी कि बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 सी स्क्वायर का मतलब क्या है कि बी स्क्वायर जो है वो 2 से डिविजिबल है ना? बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2, है ना? लेकिन अब देखो यहाँ पे हमें एक चीज़ कॉन्ट्राडिक्शन मिल गया है। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है? देखो, यहाँ पे हमें मिला है कि ए इज़ डिविजिबल बाय 2, है ना? और यहाँ पे हमें मिला है कि बी इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाय 2, यानी कि ए के अंदर भी एक फैक्टर 2 है ना? जैसे कि कोई भी नंबर 2 से कब डिविजिबल होता है, यानी कि जैसे कि 10 कब से 2 से डिविजिबल होता है, यानी कि उसके अंदर 2 इंटू 5 बोल के अगर मान लो 2 एक फैक्टर होता है। तो यानी कि ए के अंदर भी एक 2 फैक्टर है और बी के अंदर भी एक 2 फैक्टर है, क्योंकि ए भी डिविजिबल बाई 2 है और बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 2। लेकिन याद है हमने स्टार्टिंग में क्या माना था? हमने ये माना था कि ए एंड बी जो है वो तो को प्राइम्स है। अगर को प्राइम्स है तो उनके बीच में कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ए के अंदर भी एक फैक्टर है, कौन सा? 2, और बी के अंदर भी एक फैक्टर है 2, यानी कि दोनों में एक कॉमन फैक्टर है, कौन सा? 2। ये तो नहीं होना चाहिए था, है ना, हमारे एजम्पशन के हिसाब से। तो यानी कि अब वो ए और बी क्या है, को प्राइम्स नहीं रहे, है ना? दिस लीड्स अस टू ए कॉन्ट्राडिक्शन वेयर ए हैज़ ए फैक्टर 2 एंड बी ऑल्सो हैज़ ए फैक्टर 2, बट वी एज्यूम दैट ए एंड बी आर को प्राइम्स, है ना? देयरफॉर द एजम्पशन दैट रूट 2 इज रैशनल इज रॉन्ग, देयरफॉर रूट 2 हैज़ टू बी इरेशनल। ठीक है, चलो, तो ये है हमारा प्रूफ करने का तरीका कि प्रूव दैट रूट 2 इज़ इरेशनल, है ना? तो ये देख लो, एक बार देख के इसको मतलब वो लिख लो, है ना, स्क्रीनशॉट वगैरह मार लो। फिर जो सेकंड पार्ट है वो ये रहा, इसके बाद ये वाला पार्ट, है ना, मतलब मैंने 2b को यहाँ लिख दिया, इसको यहाँ लिख दिया, बस, है ना? तो ये है इसका सेकंड पार्ट, इसको भी लिख लो। अब चलो मैं सिखाता हूँ, अगर इस सवाल में अगर रूट 2 इज़ इरेशनल की जगह अगर मान लो रूट 3 इज़ इरेशनल पूछता, है ना? तो उस केस में देखो कुछ चेंज नहीं होता, अल्टीमेटली देखो यहाँ पे रूट 2 की जगह पे क्या आता है, रूट 3 आता है ना? फिर ए स्क्वायर को तो 3b स्क्वायर आता है ना? फिर हम कहता कि भाई ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर हैज़ ए फैक्टर 3, 2 की जगह पे 3 आता है ना? देयरफॉर ए इज़ डिविजिबल बाय 3 आता है ना? इम्प्लाइज ए इज़ डिविजिबल बाय 3 ऐसा करके आता है ना? तो ए बाई 3, अगर ए इज़ डिविजिबल बाई 3 तो ए बाई 3 इक्वल टू सी आता है ना? फिर ए इक्वल टू 3c आता। फिर उसी तरह से देखना तुम ए और बी के बीच में 3 जो है वो एक फैक्टर की तरह हमें मिलता है। ठीक है, मैं चाहूँ तो एक ऐसा एग्जांपल दिखा सकता हूँ यहाँ पे कैसे करना है ना? उस केस में क्या होता, देखो अगर रूट 3 होता, है ना, तो ये सब सेम लिखता। ये वाला जगह की जगह पे, इस वाले जगह पे हम क्या लिखता कि रूट 3 इज इक्वल टू ए बाई बी लिखता, है ना? फिर हम लिखता कि ए इज इक्वल टू रूट 3b, है ना? फिर दोनों तरफ स्क्वायर करता, है ना? दोनों तरफ स्क्वायर करते ही क्या मिलता, 3b का स्क्वायर मिलता। जैसे ही ए स्क्वायर 3b कहता तो मैं बोलता कि ए इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना? ए स्क्वायर, है ना? ए स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3 आता है ना, डिविजिबल बाई 3 आता। अगर ए स्क्वायर डिविजिबल बाई 3 है तो फिर ए इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना?
थ्योरम नंबर 1.2 से। और अगर a इज डिविजिबल बाई 3 होता तो फिर a को जब 3 से डिवाइड करूँगा तो कोई एक नंबर मिलने वाला है, जैसे मान लो c इंटीजर है ना, तो a इक्वल टू 3c आता। अब जैसे a इक्वल टू 3c आता, मैं इसको दोबारा से कहाँ प्लग इन करता, यहाँ पे प्लग इन करता। फिर मैं कहता कि 3c का जो होल स्क्वायर है वो 3b स्क्वायर के बराबर है, तो फिर यह वो 9c स्क्वायर होता और ये 3b स्क्वायर होता। यहाँ से b स्क्वायर इक्वल 3 होता। फिर वही केस देखो कि b स्क्वायर के अंदर 3 है ना। फिर उसके बाद हम कहता कि b स्क्वायर इज़ डिविजिबल बाई 3, है ना। फिर b इज़ डिविजिबल बाई 3। उसी तरह से a और b के बीच में 3 फैक्टर होता, कॉमन होता, लेकिन हमने तो माना था कि a और b क्या है, वो प्राइम से। ठीक वही चलता, बस यहाँ पे √2 की जगह पे √3 आता और यहाँ पे जो 2 है उस जगह पे 3 आ जाता, है ना। तो ये सेम ही है, √2 हो या फिर √3। एग्जामिनेशन में ये बहुत पॉपुलर है, ये 2 या 3 मार्क का क्वेश्चन जो है वो लगभग हर साल आ ही जाता है, और हर साल तो आया ही है, तो क्या पता इस साल भी आ जाए, है ना। तो ये हमारे कोर्स के अंदर भी है। चलो अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ना। देखो हमारा ये जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो ये है, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। इसको प्रूव करने से पहले मैं तुम्हें कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ, है ना। जैसे मान लो अगर कोई मैं कहता हूँ कि ए इज डिविजिबल, ए इज डिविजिबल बाय बी, यानी कि ए जो है उस बी उसको डिवाइड कर सकता है। यानी कि जब भी ए को अगर मैं डिवाइड करता हूँ बी से, है ना, तो कोई एक नंबर इंटीजर आने वाला है, जिसको हम कुछ भी ले सकते हैं, एन या फिर के या फिर सी, होयर के इज़ एन इंटीजर, है ना। एग्जाम्पल के साथ समझाऊंगा, पर के जो है वो क्या है, इंटीजर है, यानी कि कोई एक नंबर है विदाउट डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल अगर सिक्स जो है वो क्या है, डिविजिबल बाय, है ना, 6 इज डिविजिबल बाय क्या है, 2, है ना। 6 इज डिविजिबल बाय 2, 2 से डिवाइड कर सकते हैं कि नहीं। यानी कि जब 6 को 2 से डिवाइड करूंगा तो हमारे पास एक इंटीजर आएगा, वो क्या है, 3। बाकी एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि 10 जो है उसको अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो हमारे पास क्या इंटीजर आएगा, 5 आएगा, है ना। तो जब भी मैं बोलूँगा कि a इज़ डिविजिबल बाय b, उसका मतलब ये हुआ कि जब a को b से डिवाइड करूँगा तो मुझे पक्का कोई एक इंटीजर, यानी कि ऐसा नंबर विदाउट डेसिमल्स मुझे मिलने वाला है, ठीक है। और दूसरा बात ये है कि यही चीज़ देखो, अगर 6/2 अगर इक्वल टू 3 है, तो यही चीज़ें मैं दोबारा एक और फॉर्मेट में लिख सकता हूँ कि 6 जो है वो क्या है, 2 टाइम्स 3 है, ठीक है। 6 जो है वो 2 टाइम्स 3 है। और जब भी मैं लिखूं कि 6 जो है 2 टाइम 3 है, यानी कि 6 को इन्हीं में से कोई एक नंबर डिवाइड कर सकता है, यानी ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है ना। वो एक, सॉरी, इन्हीं में से कोई नहीं बल्कि दोनों कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल 6 को देखो, अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 3 मिलेगा, और 6 को 3 से डिवाइड करूंगा तो 2 मिलेगा। सेम चीज़ देखो यहाँ पे भी होने वाला है, 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 5, यानी कि जब मैं 10 को 2 से करूँगा तो 5 मिलेगा, और 10 को 5 से करूँगा तो डिवाइड, तो मुझे क्या मिलेगा, 2, ठीक है। तो यानी कि देखो यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि 10 का जो फैक्टर्स है वो 2 और 5 है, इसको इस तरह भी कह सकते हैं। तो यानी कि अगर मैं कभी भी a इज इक्वल टू बी इंटू सी लिखूँ, तो मेरा कहने का ये मतलब है कि a के 2 फैक्टर्स है, b और c, और जब जब मैं a को b से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, c, और जब a को c से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलने वाला है, जब a को c से करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, b, है ना, और a को जब b से डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा c, यानी कि a डिवाइडेड बाई b इज इक्वल टू c, और फिर a डिवाइडेड बाई c इज इक्वल टू b, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे देख लो, यही उसी को देख लो, जब 10 डिवाइडेड बाई 2 करूँगा तो 5 मिलेगा, और 10 डिवाइडेड बाई 5 करूँगा तो 2 मिलेगा, ठीक है। ये हालांकि बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, लेकिन बहुत बच्चों को, जो स्पेशली जो वीक बच्चे हैं, उनको समझ में नहीं आता है, इसीलिए मैंने इसको समझा दिया। जिनको समझ में आ रहा हो तो फिर यहाँ तक देख ही लिया तो ठीक है ना। चलो अभी आगे हम इसको प्रूव करते हैं कि क्या है, √2 इज एन इरेशनल। और जो नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन जो आता है, अगर कभी कभी अगर √3 या फिर √2 इरेशनल ना आ जाए, तो ऐसा भी आता है कि 5 माइनस √3 या फिर √3 माइनस 2 या फिर 2 प्लस √3 ऐसा आ जाता है।
तो ऐसे टाइप ऑफ एग्जांपल में क्या करना है, देखो हमें बस ये कहना है कि दोबारा इसमें भी कॉन्ट्रडिक्शन से ही प्रूव करेंगे। देखो इस एग्जांपल को कि 5 माइनस रूट थ्री इज़ इरेशनल बोला गया है, तो लेट अस प्रूव इट बाय कॉन्ट्रडिक्शन फिर से, है ना। तो हम मान के चलेंगे कि वही फिर से 5 माइनस रूट थ्री बी रैशनल, है ना। देयरफॉर 5 माइनस रूट थ्री कैन बी एक्सप्रेस एज रेशियो ऑफ को प्राइम इंटीजर्स, है ना। तो 5 माइनस रूट थ्री ए बाई बी कर दिया, है ना, वेयर बी नॉट इक्वल टू 0 है और ए एंड बी हैज़ नो कॉमन फैक्टर, यानी कि ए और बी दोबारा से क्या है, को प्राइम है। तो हम क्या करेंगे, जो रैशनल वाला पार्ट है वो हम एक तरफ लेके आएंगे और फिर इरेशनल पार्ट एक तरफ लेके जाएंगे। देखो इस क्वेश्चन में हम ये ऑलरेडी मान चुके हैं कि हमें पता है कि रूट थ्री और रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ये सब क्या है, इरेशनल है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये फिर से प्रूव नहीं करना है कि रूट थ्री जो है इरेशनल है, यहाँ पे हम ऑलरेडी मानेंगे कि रूट फाइव हो, रूट टू हो, रूट थ्री, ये सब जो है इरेशनल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 को एक तरफ रखा, ए बाई बी को भी एक तरफ रखा, जो रूट के अंदर जो आने वाला सामान है वो हम एक तरफ लेके जाएंगे। यहाँ पे देखो इसको राइट साइड में लेके गया, है ना। ऑन लेफ्ट साइड वी हैव 5 माइनस ए बाई बी वेयर 5 ए एंड बी आर ऑल इंटीजर्स। देखो यानी कि यहाँ पे सारे के सारे इंटीजर्स ही है और इसमें कोई रूट वगैरह नहीं है। तो हमें पता है कि देयर फॉर लेफ्ट साइड हैज़ टू बी रैशनल, यानी कि एक साइड जो है वो रैशनल है। लेकिन हमें पता है कि बट राइट साइड रूट थ्री इज इरेशनल एंड रैशनल कैन नेवर बी इरेशनल, है ना। यानी कि रैशनल एक नंबर कैन नेवर बी, ऐसे मान लो इक्वल टू, है ना, ऐसे लिख लो इक्वल टू इरेशनल, ठीक है। हाँ, और देखो ये प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ, ये प्रॉब्लम इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हमने ये माना था कि 5 माइनस रूट थ्री जो है रैशनल है ना। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज़ अराइजन फ्रॉम द एजम्पशन दैट 5 माइनस रूट थ्री इज रैशनल, है ना। देयरफॉर 5 माइनस रूट थ्री इज इरेशनल। याद रखना इस सवाल में कभी भी रूट थ्री या फिर रूट टू या फिर रूट फाइव जो है इसको अलग से हमें प्रूव नहीं करना है कि ये इरेशनल है। ये ऑलरेडी मान के चलेंगे कि ये हमें पहले वाले एग्जाम्पल से ऑलरेडी एक आइडिया है कि ये सब जो नंबर जो है वो क्या है, ये इरेशनल्स है, ठीक है। तो ये रहा, एक बार इसको रोक के कॉपी कर लेना, है ना। एग्जामिनेशन में ये लिखोगे तो ये भी अगर रूट टू रूट थ्री नहीं आता है तो इसमें ये सब आ जाता है ना। ठीक है, चलिए अगर मान लो इस सवाल की जगह जैसे 5 माइनस रूट थ्री की जगह पे अगर मान लो जैसे हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 अगर देखें, है ना, एक्सरसाइज नंबर अगर 1.2 अगर हम देखें तो यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी है जैसे कि मतलब क्वेश्चन नंबर 1 देखना, क्वेश्चन नंबर 3 का नंबर 1 देख लो, है ना, कि 1/√2 जो है वो इरेशनल प्रूफ करना है ना। इसमें ऑलरेडी मान के चलना होगा कि रूट 2 हमें इरेशनल है, वो हमें पता है। तो फिर क्या करना है, a/b वही करना है ना, फिर 1/√2 करना है, फिर उसके बाद वही a इंटू रूट टू इज इक्वल टू बी, है ना। फिर इसको स्क्वायर वायर करके फिर से वही चीज़ें दोबारा लिखना है और कुछ नहीं कि 2 फैक्टर्स है, ये सब है। और ठीक अगर क्वेश्चन नंबर 2 की अगर हम बात करें तो 7√5 जो है, 7√5 जो है इसको भी हम क्या करेंगे, a/b मानेंगे। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 7b, है ना, बाई a जो है वो हम √5 मान लेंगे। फिर इस तरफ जो है वो रैशनल है और इस तरफ जो है वो इरेशनल है, ठीक है। हमें इस तरह से करना है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें, कोई एग्जांपल नंबर अगर 4 की बात करें, 4 में देखो क्या लिखा है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर्स, है ना। क्या बोला है, द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रेशनल नंबर एंड इरेशनल, यानी कि एक नंबर क्या है, एक नंबर होगा रैशनल जैसे ए मान लेते हैं और एक नंबर होगा इरेशनल, है ना, मान लो √b। अगर इन दोनों का अगर हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, है ना, a इंटू √b, तो हमने ये पहले समझा था। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट जो है हमेशा क्या आएगा, इरेशनल आएगा, ठीक है, इरेशनल आएगा। उसके बाद हम अगर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें देखना, क्वेश्चन नंबर 5 में देखो ये बोला गया है कि √5 प्लस √3 प्लस 2 जो है ना, √5 प्लस √3 प्लस 2 जो है ये क्या बने, देखो देखो यहाँ पे ये तो इरेशनल है और ये इरेशनल है, और दोनों इरेशनल नंबर का एडिशन जो है हमेशा क्या होगा, इरेशनल ही आएगा। फिर उसके बाद एक और रैशनल नंबर को ऐड किया गया है और हमने ये भी देखा था कि इरेशनल, है ना, इरेशनल प्लस रैशनल जो है उसका एडिशन भी हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आएगा। तो इसका जो आंसर जो है हमेशा क्या आएगा, इरेशनल ही आने वाला है ना। तो आगे का शायद बाकी के जो एग्जांपल्स है वो तो काइंड ऑफ हम बिना डिस्कस किए भी हो जाएगा, क्योंकि ये तो
हो मतलब इजी ही है और इसके अराउंड जो थ्योरी से हमने एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो शायद मतलब रह गया है वो है लाइक इरेशनल्स। ठीक है, लाइक इरेशनल्स। ठीक है, लाइक क्या है, लाइक इरेशनल है ना। लाइक इरेशनल क्या है, जिसमें सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर हो, कोई भी नंबर जिसमें सेम काइंड ऑफ इरेशनल नंबर हो। जैसे मान लो √2 है और फिर 3√2 है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे √2 है ना, और ये 3√2 का मतलब क्या, 3 टाइम्स √2 है ना। तो दोनों जो है उसको हम क्या बोलेंगे, लाइक इरेशनल नंबर्स। तो अगर हम या फिर और एग्जांपल देख लो, जैसे कि यहाँ पे देखो एक एग्जांपल है वो हम समझते हैं। देखना यहाँ पे √2 है और फिर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ। हाँ, एग्जाम्पल एक्सरसाइज नंबर 1.2 का अगर क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर रहा हूँ, तो √2 है, फिर ये √3 है, फिर √5 है और √6, फिर √7, √8 और फिर √10 है ना। इसको थोड़ा अच्छे से लिखते हैं। √2 को हम √2 की तरह लिखते हैं, √3 को √3 की तरह, और √5 जो है वो भी √5, लेकिन √6 जो है देखना √2 और √3 है ना। √7 जो है वो हम कहेंगे √7, लेकिन √8 जो है देखना 2√2 है ना। √10 जो है 2√5। बहुत लोगों को ये लगेगा कि सर इसमें तो देखो √3 है और इसमें भी √3 है, लेकिन इसमें एक चीज़ नज़र देने वाली ये बात है कि इसमें √3 तो है, लेकिन इसमें एक और इरेशनल नंबर है √2। तो हम ये दोनों को हम लाइक नहीं बोलेंगे। लेकिन अगर तुम ये वाला एग्जांपल देख लो, √2 और इसमें 2√2, तुम इसमें देखोगे यहाँ पे ये √2 है, यहाँ पे √2, इसके साथ जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है। तो यानी कि हम वो सब नंबर्स देखेंगे जिसमें सेम तरह का इरेशनल नंबर हो। जैसे √2 है और फिर 2√2 है और फिर मान लो 3√2 है। लेकिन अगर कल को अगर तुम्हें ये मिला कि √2, √3 और √3 है और √2 है ना, ये तीनों नंबर कभी भी लाइक इरेशनल्स नहीं हो सकते, क्योंकि इसमें √2 और √2 कॉमन दिख रहा है, लेकिन इसमें साथ में एक और √3 है। और अगर तुम इन दोनों की बात करो तो √3 और √3 कॉमन है, लेकिन इसके साथ जो नंबर है यहाँ पे 1 है और यहाँ पे √2 है ना। तो एग्जाम्पल नंबर जो 8 का सही आंसर है √2 है ना, √2 और 2√2, और 2√2 क्या था यहाँ पे 8 है ना। तो हम इसको √2 और फिर √8 को हम क्या करें, बोलेंगे लाइक फ्रैक्शनल्स। ठीक है, तो चलो ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर 1.2 और आई होप हमने ये पूरा चैप्टर ही ख़त्म कर दिया है। तो नेक्स्ट जो वीडियो जो है उसमें हम चैप्टर नंबर 2 एज मतलब यहाँ पे हम सीक्वेंस वाइज ही चलेंगे कि चैप्टर नंबर 1, 2, 3 है ना। तो नेक्स्ट वीडियो जो है मेरा वो चैप्टर नंबर 2 आने वाला है। ठीक है, चलो तो फिर थैंक यू, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।